अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये है कूलम लॉ। और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता रहता है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आप जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाया करें या लिखा करें तो आप उसके कंटेंट याद किया करें। तो मैं जैसे आपको ये कहूँगा कि अगर कूलम लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, तो सबसे पहले ये देखें कि कूलम लॉ होता क्या है, मतलब उसकी स्टेटमेंट चेक करें, स्टेटमेंट देखनी है। सेकंड, ये इसकी हिस्ट्री क्या है, किस साइंटिस्ट ने ये बताया था। थर्ड पे ये देखें कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हमने पहले क्या करना है कि वो फिगर बनानी है और ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा। फिर आप इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें। फिर इसकी लिमिटेशन को देखें कि ये किन चार्जेस के लिए लिमिटाइज्ड है, इसके अलावा नहीं है। मतलब इस केस में मैं ये कहूँगा कि ये जो कूलम लॉ है ये जस्ट स्टेशनरी चार्जेस के लिए है और पॉइंट चार्जेस के लिए है, ये मूविंग चार्जेस के लिए नहीं है। और इसके बाद आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करके फिर उसके अंदर जो और चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू है, जैसे आप ग्रेविटेशन लॉ में देखते थे कि जी की वैल्यू लिखते थे और वो उसके यूनिट भी साथ लिखते थे। ये चीजें होती हैं, कंटेंट जब बन जाए तो आप इजीली लॉन्ग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कूलम लॉ का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेट कूलम लॉ, एक्सप्लेन एंड डिराइव फार्मूला। स्टेटमेंट क्या है कूलम लॉ में बच्चे? सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा हिस्ट्री, इसको देखें कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, फ्रेंच साइंटिस्ट था। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम इन 1785। ये मिलिट्री इंजीनियर था और ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था चार्जेस के बीच में, इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड की और उसको कैलकुलेट किया, और ये फंडामेंटल लॉ है फॉर स्टेशनरी चार्जेस। अब इसकी बाद इसको देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसने उस अपने एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स है एक, या तो वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं। आप इस फिगर से देख सकते हैं। इसने ये दो चीजें देखी कि दो चार्ज अगर ले ली जाए और वो भी पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। क्या है, मैं आगे डिटेल से बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। और स्टेशनरी चार्ज होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये टॉपिक है। तो उन चार्जेस के बीच में उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये या वो दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। और अगर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो फिर वो फोर्स ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा कर दिया जाए तो वो फोर्स कम हो जाती है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन उसने जब देखी तो फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक स्टेटमेंट पेश की, और वो स्टेटमेंट क्या है, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges। आप इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली देखें। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, कोई भी हो सकती है। इसे कूलम फोर्स भी कहते हैं, इसे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ये दो नाम है इसके, याद रखिएगा। ये कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है दो चार्जेस के बीच में। तो इन दो चार्जेस की Q1 Q2 है। और देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इस स्टेटमेंट का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है और इनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, और इसके फोर्स इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ती जाएगी उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी। फोर्स वेक्टर है और चार्ज क्या है, स्केलर, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कहा है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, मैंने स्टार्ट में बोला कि अगर उनके बीच में फासले, डिस्टेंस ज्यादा कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि दूसरा हिस्सा क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अगर वो कम कर दें या ज्यादा कर दें फिर भी फोर्स अफेक्ट करती है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप अपनी लाइफ में देखते हैं, आप फ्रेंड्स होते हैं, अगर क्लास में आप फ्रंट ईयर पे हमेशा बैठते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आप अलहदा बैठना शुरू कर देते हैं, आप पीछे बैठते हैं और दूसरा
स्टूडेंट आगे बढ़ता है तो साथ वाले आपके दोस्त क्या कहेंगे कि इनके बीच में फासले बढ़ गए, लगता है दोस्ती खत्म हो गई है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे ही चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होती जाएगी। तो ये थी स्टेटमेंट, इसको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है बच्चे लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या लिखना है कि ये कूलम लॉ किसके लिए है, कैसे चार्जेस के लिए है, किन चार्जेस के लिए है। तो ये सिर्फ वैलिड है फॉर स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। ये आपके एक्सरसाइज में एमसीक्यू भी है कि कूलम लॉ इज वैलिड फॉर, तो मैंने उसी स्टेटमेंट को लिख दिया ताकि आपका एमसीक्यू भी इसी में हो जाए। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं, आपको मैं ये चीज ऐसे समझाऊंगा, बल्कि इसको देखें मुझे, ये अगर ये एक चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है, अब देखिए ये चार्ज, इसका जो साइज है आप यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर समझ लें, ये चार्ज भी यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर इसका साइज है, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे तो ज्यादा है। लेट ये जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर बन रहा है। तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे पॉइंट चार्ज की? बिल्कुल पॉइंट है यूनिट लेस, इसको हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन लेस है। आप ये नहीं कह सकते अच्छा इस चार्ज की डायमेंशन क्या है, लेंथ विड्थ या ब्रेड्थ क्या है, ऐसा नहीं सकते। वॉल्यूम क्या है ये भी नहीं कह सकते। ये इतना छोटा चार्ज है, तो आप इससे बात से ये सीख जाए कि बहुत ही छोटा चार्ज होता है पॉइंट चार्ज भी, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो पॉइंट चार्जेस क्या है? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दोज चार्जेस, पॉइंट चार्जेस को, दोज चार्जेस हुज साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप चलो, ये तो आपको अब दिखाने के लिए चार्ज बनाए हैं ना, ताकि नजर भी तो आने चाहिए। ऐसे ही मैं कंसीडर कर लूं कि यहाँ पे तो चार्जेस है और बस आपको नजर नहीं आ रहे हो पॉइंट चार्जेस, ऐसी बात तो नहीं ना करनी, आपको नजर तो आने चाहिए। ये मैंने इसलिए इनका साइज थोड़ा स्मॉल बनाया है इनके बीच में डिस्टेंस से, ताकि उस स्टेटमेंट को वैलिड कर दे। द चार्जेस हुज साइज इज वेरी स्मॉल, ये साइज बहुत स्मॉल है, किससे? इनके बीच में डिस्टेंस से कम होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मैंने आगे थोड़ा फाइन प्रिंट लिखा है, और कहते हैं ना कि नेवर फॉरगेट द फाइन प्रिंट, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है? 0 वॉल्यूम होता है इसका, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और ये डायमेंशन लेस है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, इससे ये आप रिलेट नहीं कर सकते इसको, कोई डायमेंशन नहीं होती, ये यूनिट मतलब 0 वॉल्यूम है उसका, इनको पॉइंट चार्जेस कहा जाता है। लिमिटेशन के बाद क्योंकि इसमें पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी मीन रेस्ट पे होते हैं, पॉइंट चार्जेस वो आपको मैंने बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट आप चलते हैं एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यही कंटेंट है बच्चे, आपको जो मैंने मेन हेडिंग बनाई है ना, स्टेटमेंट है, हिस्ट्री है, और लिमिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल है। ये अगर आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप बुक पे ये बना लें कि इसके कंटेंट ये है, तो आपके लिए स्टडी बहुत आसान हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेगा कि इसमें लिखना क्या क्या है, और इसी से ही फिर हेडिंग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें, बच्चे से फिगर पे आया करें। मैं हमेशा क्या कहता हूँ स्टूडेंट को, फिगर से ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। अब अगर इसको देखें तो जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्या हो रहा है? आप कहेंगे सर 2 चार्जेस है, पहले क्या है सर? अपोजिट चार्जेस है, और सेकंड केस में क्या है? सिमिलर चार्जेस है। वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, मैंने दोनों को पॉजिटिव लिख दिया, कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा है सर? ये आप कहेंगे कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिर अगली बात, आप कहेंगे कि सर ये 2 चार्जेस हैं और इनको Q1, लेट 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एज शोन इन फिगर। यस, यही तो एक्सप्लेनेशन है और कुछ भी नहीं। एंड द कूलम फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, बस कूलम फोर्स ही तो फाइंड करना, और क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं, यही तो इधर लिखना है, इसी को ऐसे ही लिख देना है आपने। यही चीज है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप बर्डनाइज ना हो, अपने सर पे चीजों को सवार ना किए करें, टेंशन लेस रहा करें, स्टडी को इजी वे से करें। ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी एक ट्रिकी चीज होती है जो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप उसको ओवरकम कर लें, ये आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो इसीलिए लिखेंगे क्या? कंसीडर 2 चार्जेस। यस, कौन से चार्जेस? 2 पॉइंट चार्जेस, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। Q1 एंड Q2, यस,
सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस आर है, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में शो किया। यस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, आप इसे कूलम फोर्स भी यहाँ पे कह सकते हैं, मैं और लिखकर कूलम फोर्स भी कह सकता हूँ, कूलम फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे कैलकुलेट की, आप ये देखिएगा बच्चे, मैथमेटिकली आप नेक्स्ट कंटेंट बना लिया, ये अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को, आप उससे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। क्या, फोर्स ऑफ कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो आप देखेंगे ये जो डायरेक्ट है नोमिनेटर में आएंगे और जो नीचे है इनवर्स में वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब इन जब भी मैं कहता हूँ प्रोपोर्शनलिटी को एंड करना है तो दो चीजें लिखनी होती है। फर्स्ट क्या, कि आपको इक्वलिटी पुट करनी है और फिर कांस्टेंट पुट करना है, ये दो चीजें हैं आपको याद रखनी है, ये वाली। और जब भी ये खत्म करना है, एंड करना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी ले आनी है। जब प्रोपोर्शनैलिटी एंड करनी है तो ये दो चीजें आनी चाहिए। तो क्या बन गया फार्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ, दिस इज द कूलम फोर्स। आपसे कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन कूलम फोर्स, राइट इट्स फार्मूला, तो आप परेशान ना हुआ करें, कूलम फोर्स यही है। The force between two stationary charges or point charges is known as Coulomb force, और इसको ऐसे ही लिखा जाता है, फार्मूला उसका ये है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं Coulomb force, तो इसी को मैंने डिफाइन भी कर दिया है। The force of attraction or repulsion between two point charges is called Coulomb force। आगे आपने लिख देना है फैक्टर अफेक्टिंग के। अब इसमें बाकी चीजें तो आप जानते हैं, फोर्स का भी पता है, ये कूलम फोर्स है, चार्जेस का भी पता है, डिस्टेंस का पता है, इसका नहीं पता के का। ये बच्चे Q1 और 2, ये जो 1 और 2 है ये सबस्क्रिप्ट में लिखने हैं, नीचे लिखने हैं। के क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको कौन से फैक्टर डिस्टर्ब कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। एक तो ये दो चार्जेस के बीच में मीडियम पे डिपेंड करता है, और फिर एस आई यूनिट पे डिपेंड करता है। किसके एस आई यूनिट, जिसमें Q1 Q2 और R को मेजर किया जाएगा, ये उनके यूनिट पे भी डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ के फिर होती कितनी है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। आप देखें ना बच्चे, 9 के बाद आपने 9 जीरो लगानी है, ये बिलियन में जाके पड़ेगी, इतनी बड़ी वैल्यू। मतलब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप जरा ग्रेविटेशन लॉ में जी की वैल्यू को कंसीडर करें, वो 10⁻⁻11 होता था, तो दोनों को देखें तो दोनों फोर्सेस में से क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ी है, तो यकीनन आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ी है। देखो ना, यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो ये बड़ी वैल्यू है। जबकि ग्रेविटेशन लॉ में यहाँ पे जी होता था m1 m2 और r स्क्वायर, तो वहां पे जी की वैल्यू स्मॉल होती थी। इतनी स्मॉल वैल्यू जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू कम होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम डेली लाइफ में जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों फील नहीं करते, वो यही रीजन है कि उसमें कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। जबकि यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा ये अट्रैक्शन या रिपल्शन रखती है। पॉइंट चार्जेस ये मैंने बता दिया था, ये बच्चे टॉपिक आपका एंड हुआ। यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि के को मैंने क्या लिखा है, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, ये लिखना है के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड, आगे ये लिख लीजिएगा। मैंने आगे लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि क्या आप ये पता लगा सकते हैं, अगर दो चार्जेस हों और दोनों चार्जेस, जैसे स्टार्ट में मैंने बता दिया था, चार्ज दोनों चार्जेस क्या है बच्चे, Q1 1 कूलम है और Q2 भी 1 कूलम है, क्योंकि इनका क्या है, जो दूसरा यूनिट है वो कूलम होता है ना, चार्ज का यूनिट। और इनको अगर जो डिस्टेंस है इनके बीच में 1 मीटर रख दिया जाए,
तो क्या आप कूलम फोर्स फाइंड कर सकते हैं? ये आपने इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में सेंड करना है, बताना है कि आप कर सकते हैं या नहीं। इस तरह की छोटी-छोटी असेसमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बनेंगे, उससे आप कनेक्ट हो जाएँगे। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मसला है? आपने कभी इलेक्ट्रॉन देखा है? कभी भी नहीं देखा और देखेंगे भी नहीं। ये इतनी छोटी वैल्यू होती है, छोटा साइज़ होता है, आप इसको आम आँख से देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए और बड़ा कॉस्टली डिवाइस है जो आपकी एक्सेस से दूर है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या एक चीज़ को इमेजिन करके फिर आपको समझा सकते हैं या जो फिज़िकली चीज़ कोई और उसकी एग्ज़ाम्पल देके आपको समझा सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चे इन चीज़ों को जब आप सोचेंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। अब आपको मैंने क्या कहा है 2 चार्जेज़ हैं, उनकी वैल्यू 1 कूलम है, वो बहुत बड़ी वैल्यू है 1 कूलम और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। तो फिर कूलम फोर्स क्या आएगी? ये आपने कैलकुलेट करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर सेंड करना है, देन मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद आपने ये सोचना है कि कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लेक्चर में ये आपको बता दूँगा। आप ज़रा इसको सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।